तो आज हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इसको हम मिसकैरेज भी कहते हैं, मिसकैरेज। द लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बिफोर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। या 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले या ग्रेटर देन 500 ग्राम अगर कोई बच्चा हो तो उसको हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं। मोर देन 80% ऑफ केसेस अगर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, रिस्क फैक्टर आर एज फॉलो। सो जो मेनली जो मोर केसेस आते हैं ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। तो इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है काजेस के हवाले से, काजेस ऑफ एबॉर्शन, काजेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो इसका जो काज है वो मेनली 80% चांस है कि वो क्रोमोसोमल हो, क्रोमोसोमल काज, लाइक ट्राइसोमी हो, एन्यूप्लॉइडी हो, ट्राइसोमी 18 हो, मोनोसोमी हो। इसकी वजह से बच्चा सही नहीं हो रहा, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, एबॉर्शन हो रहा है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो इसका मेन काज क्रोमोसोमल है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में है तो इसका मेन काज है एप्ला। एप्ला मीन एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है जो कि आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसका मेन काज सेकंड ट्राइमेस्टर में एप्ला है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्रोमोसोमल। Chromosomal abnormality affected is in approximately 50% of spontaneous abortion in the first trimester, 20 to 30% in second trimester loses, and 5 to 10% in the trimester. So first trimester में अगर abortion हो तो इसका main cause क्या है? Chromosomal abnormality. सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेन काज है एप्ला सिंड्रोम, लेकिन 20 to 30% केसेस सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के भी हैं। इस थर्ड ट्राइमेस्टर में क्रोमोसोमल cause of abortion is very less, 5 to 10% in third trimester. Maternal factor, maternal मदर रिलेटेड क्या फैक्टर है जिसकी वजह से एबॉर्शन होती है? तो इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियास, लाइक थ्रोम्बोफिलिया मीन टेंडेंसी टू फॉर्म थ्रोम्बस। Tendency to form thrombus is called thrombophilia. So factor 5, Leiden, prothrombin, antithrombin, protein C, S, methylene and tetrahydrofolate reductase. So अगर इसके प्रोडक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी है, ये हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर है और इसके प्रोडक्शन में कोई मतलब कोई जेनेटिकल बीमारी है तो इसकी वजह से मदर के बॉडी के अंदर थ्रोम्बस ज़्यादा बन जाता है, थ्रोम्बोफिलिया होता है। वो उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी वक्त थ्रोम्बस बना सकती है। तो अगर ये थ्रोम्बस यूट्राइन आर्टरी के अंदर बन जाता है तो ये जो बच्चा इधर बन रहा है इसको ब्लड और जो न्यूट्रिएंट्स वो नहीं मिलेगा और ये क्या होगा, इसकी एबॉर्शन हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इम्यूनोलॉजिक इशू, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एलो इम्यून फिर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। इसमें जो फॉस्फोलिपिड होता है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। 3 तरह के एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, इस पर एक अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो एंटीबॉडी है और ये जो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ये भी टेंडेंसी टू फॉर्म थ्रोम्बस, इसमें भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होती है। ये जो अगर मेन प्लेसेंटल कोई प्लेसेंटल आर्टरीज जो है, जो आर्टरी प्लेसेंटा बनाती है, अगर उधर ये थ्रोम्बस बन जाती है तो ये जो फिटस बढ़ रहा है या जो फिटस बन रहा है तो इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाएगा। एनाटॉमिकल इशू, अगर यूट्राइन में कोई इनॉर्मेलिटी है, इसके बहुत सारे यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ है, यूट्राइन का जो शेप है वो नॉर्मल नहीं होता, या कोई सर्विकल एबनॉर्मेलिटीज़ है या इनकम्पिटेंट सर्विक्स है। इनकम्पिटेंट सर्विक्स उसको कहते हैं जो सर्विक्स खुल नहीं पाता, तो हम इसको इनकम्पिटेंट सर्विक्स कहते हैं। सर्विकल कोनाइजेशन और लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सेशन, अगर कोई हमने लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सेशन प्रोसीजर किया है, अगर सर्विक्स में कोई बीमारी हो, लाइक कोई ट्यूमर्स हो, कोई कैंसर हो, इसकी वजह से हमने ये वाला प्रोसीजर किया हो, या कोई सर्विकल इंजरी हो, या DES एक्सपोजर हो, डाई इथाइलिन सल्फेट्रोल, ये एक ड्रग है, अगर इसकी एक्सपोजर हो, अगर ये ड्रग लेती हो तो ये भी एक एनाटॉमिकल कंडीशन है, एनाटॉमिकल कंडीशन काज करती है जिसकी वजह से
स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है। एंडोक्राइनोलॉजिकल इश्यूज लाइक डायबिटीज़ मेलिटस, ये बहुत कॉमन है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड प्रोजेस्टेरोन डिफिशिएंसी। तो ये तीन इशू हैं, डायबिटीज़ मेलिटस हो या हाइपोथायरॉयडिज्म या प्रोजेस्टेरोन की कमी हो, तो इसकी वजह से भी एबॉर्शंस होते हैं। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये बोन की एक डिसऑर्डर है, इसके दो टाइप्स है, टाइप 1 एंड टाइप 2। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2 इनयूप्लॉइडी इनकम्पेटिबल विद लाइफ। इनयूप्लॉइडी इसमें क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो, लाइक ट्राइसोमी हो गया, माइनोसोमी हो गया, इस तरह के अगर क्रोमोसोम 46 की बजाय 45 हो, 48 हो, इस तरह 60 के ऊपर तक के क्रोमोसोम बनते हैं। तो इनयूप्लॉइडी ये एक जेनेटिक काज है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का। अगर फिटस के अंदर इनयूप्लॉइडी का कंडीशन है तो वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन उसका हो जाएगा। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 2 इज सीवियर एंड लीथल, इन्फेंट विद मल्टीपल फ्रैक्चर एंड डाई इन यूट्रो और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। या तो ये बच्चे इनमें से ये इज ऑलरेडी आई सेड दैट इट्स डिजीज ऑफ बोन्स। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में बोन्स के फ्रैक्चर, बोन बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो बोन्स के बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, या तो यूट्रस के अंदर या यूट्रस के बाहर, और जल्दी ये बच्चे मर जाते हैं। अदर मैटरनल ट्रॉमा, इंक्रीज मैटरनल एज, ये भी एक फैक्टर है। इन्फेक्शन, जिस तरह के टॉर्चस के इन्फेक्शन हो गए, डाइटरी डिफिशिएंसीज, अगर किसी चीज़ के डाइट में किसी चीज़ की कमी है, या फोलिक एसिड की कमी है, या कोई और आयरन की कमी है, एनीमिया है, जो भी हो, डाइटरी डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर में टोबैको, अल्कोहल एंड एक्सेसिव कैफीन यूज़, अगर टोबैको यूज़र है, मदर इज़ टोबैको यूज़र, या अल्कोहल अगर ग्रेटर देन 6 ड्रिंक्स पर डे है, तो इसमें अल्कोहल फेटल सिंड्रोम, अगर इससे भी ज़्यादा हो तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकती है। अगर एक्सेसिव कैफीन ग्रेटर देन 500 मिलीग्राम पर डे कैफीन का इस्तेमाल करती है, ये कैफीन चाय में मौजूद होती है, टी में, जिस तरह कॉफ़ी में मौजूद होती है, चॉकलेट में मौजूद होती है, अगर इसका 500 मिलीग्राम से ज़्यादा पर डे यूज़ हो तो ये भी एक फैक्टर है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में। टॉक्सिन्स, ड्रग्स एंड रेडिएशन। फीटल फैक्टर है, अगर फीटल में कोई एनाटॉमिकल मालफॉर्मेशन है या कोई एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है, फीटल को कॉन्जेनिटल बीमारी है, तो इसकी वजह से भी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होती है। रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हम कैसे कहते हैं? 2 और मोर कंसेक्यूटिव स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और 3 स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इन 1 ईयर। अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिकरेंट, एक के बाद दूसरा स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ, या एक साल में 3 से ज़्यादा या 3 एबॉर्शन हुआ, तो इसको हम कहते हैं रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। काज इज डिपेंडेंट ऑन टाइमिंग। टू डिटरमाइन पॉसिबल काज, अगर हम ये पता लगे कि ये क्यों होते हैं ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, तो कैरियोटाइप, बोथ पेरेंट्स, तो बोथ पेरेंट्स का जो न्यूक्लियर और जो जेनेटिक मटेरियल है उसके हम कैरियोटाइपिंग करते हैं कि इसमें क्रोमोसोमल बीमारी या कोई जेनेटिकल बीमारी तो नहीं है। परफॉर्म वर्कअप ऑन मदर फॉर हाइपर कोएगुबिलिटी, अगर एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, ये हाइपर कोएगुबल स्टेट है जिसकी वजह से थ्रोम्बस बन जाते हैं, या कोई फैक्टर डिफिशिएंसी हो, तो इसको हम मदर में हम ये वर्कअप करेंगे, हाइपर कोएगुलेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि कोई थ्रोम्बोफिलिक कंडीशन तो नहीं है। एवेलुएट यूट्राइन एनाटमी, हम यूट्रस की जो एनाटमी है उसको स्टडी करेंगे कि कोई यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या तो कई मायोमा या फिब्रॉइड्स तो नहीं बन रहे, तो इसकी वजह से भी एबॉर्शन होते हैं। अगर लेस देन 12 वीक्स को, 12 वीक्स मीन 1 ट्राइमेस्टर, 12 वीक में 1 ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर लेस देन 1 ट्राइमेस्टर हो तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज द लाइकली काज, जैसे आपको पहले बताया। अगर 12 वीक के बाद हो तो फिर हाइपर कोएगुबल स्टेट, जिसमें एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटोसस, फैक्टर 5 लाइडन एंड प्रोटीन S डिफिशिएंसी, तो ये फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के ये मेन काजेज ये हैं। If anti-phospholipid antibodies are detected, अगर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज मैटरनल सीरम में हम एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं तो फाल्स पॉजिटिव वेंट्रल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी एंड फाल्सली प्रोलोंगेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम में भी सीन, तो हमें पाल्स रिजल्ट VDRL के जो टेस्ट हम करते हैं इसमें इन्फेक्शन हम देखते हैं, या जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये हमें पाल्स नजर आएंगे, क्योंकि ये इसकी प्रोथ्रोम्बिन टाइम या जो VDRL है इसके पाल्स रिजल्ट इसलिए आते हैं कि ये एक थ्रोम्बोफिलिक स्टेज है। प्रोवाइड लो मोलिकुलर वेट हेपरिन एंड लो डोज एस्पिरिन फॉर प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो ये जो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, इसमें मेनली हम एस्पिरिन देते हैं,
75 मिलीग्राम और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। ये जो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, ये इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, अलग टॉपिक में, अलग लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम डिटेल में। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन ये इसके बाद एक टेबल में दी हुई है, इसमें उधर पढ़ेंगे। डायग्नोसिस बाय क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लाइक यूट्रस देखेंगे, यूट्रस का एनाटॉमी देखेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अल्ट्रासाउंड करेंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमें यही पता चलेगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो रहा है या सेकेंड ट्राइमेस्टर में। नॉन वाइबल प्रेगनेंसी। नॉन वाइबल प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल सेक ग्रेटर देन 25 millimeter without a fetal fall, or absence of fetal cardiac activity when crown rump length greater than 7 millimeter on transvaginal ultrasonography. सो नॉन वाइबल प्रेगनेंसी हम कैसे कहते हैं? अगर गेस्टेशनल सेक बन रहा है, ये जो फीटस है ये इधर, ये प्लेसेंटा हो गया या एम्बिलिकल कार्ड, ये गेस्टेशनल सेक। लेकिन इस गेस्टेशनल सेक के अंदर इधर एक फोल होता है जिसको हम कहते हैं फीटल पोल। इस फीटल पोल में बच्चा बन रहा है। अगर गेस्टेशनल सेक बन रहा है और फीटल पोल नहीं है, या क्राउन रम्प लेंथ जो है CRL, क्राउन हेड साइड को कहते हैं, रम्प जिधर पाँव बनेंगे, क्राउन रम्प लेंथ 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो इसको हम नॉन वाइबल प्रेगनेंसी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी वाइबल नहीं है, ये प्रेगनेंसी मतलब इससे बच्चा पैदा नहीं होगा। बेस्ट इनिशियल टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी कैन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। गेस्टेशनल सेक, तो हम गेस्टेशनल सेक को अल्ट्रासाउंड पे फाइंड आउट करते हैं, फिर इसमें हम फीटल पोल देखते हैं। अगर फीटल पोल है तो ये प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि फीटल पोल पे ही बच्चा बनता है। अगर फीटल पोल मिसिंग है तो बच्चा पैदा नहीं होगा। फीटल कार्डियक एक्टिविटी, अगर फीटल कार्डियक एक्टिविटी है, नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है, तो ये बच्चा पैदा होगा, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन नहीं होगा। फीटल कार्डियक एक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो इधर फीटल पोल नहीं था पहले से, या फीटस में कोई मसला आ रहा है, या फीटल डिमाइज है, या बच्चा मर गया है, तो ये एक काज है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का। नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इज सीरम बीटा HCG। सीरम बीटा HCG हम लेंगे। सीरम बीटा HCG में हम चेक करेंगे कि ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है, कहीं ऐसी एबनॉर्मल लोकेशन पे नहीं है ये प्रेगनेंसी, ये कोई गेस्टेशनल ट्रोपोप्लास्टिक डिजीज़ तो नहीं है, GTDs, तो ये हम बीटा HCG से फाइंड करते हैं। ट्रीटमेंट, इसका जो स्पेसिफिक टाइप है उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। ये जो टाइप्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एडमिनिस्टर रोगेम। रोगेम इफ मदर इज़ RH नेगेटिव। अगर बच्चा RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है तो इसमें ज़्यादा से चांसेस है कि ये RH सेंसिटाइजेशन होगी। अगर ये डिलीवरी होगी तो इसके बाद RH सेंसिटाइजेशन होगी। तो हम जब भी पहला बच्चा RH पॉजिटिव पैदा होता है तो हम 72 आवर्स के अंदर हम रोगेम इंजेक्शन देते हैं। और ये हम अगर एम्नियोसेंटेसिस की वजह से हमें पता चला है कि ये बच्चा RH पॉजिटिव है तो डिलीवरी से पहले भी हम रोगेम इंजेक्शन देते हैं। तो अगर रोगेम इंजेक्शन नहीं दिया है तो अगली जो प्रेगनेंसी होगी तो मैटरनल ब्लड जो है वो जाके नेक्स्ट जो बच्चा होगा RH पॉजिटिव उसके साथ क्रॉस रिएक्ट करेगा और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होगी। तो इसलिए पहली प्रेगनेंसी सेव होती है RH सेंसिटाइजेशन में, दूसरी प्रेगनेंसी में फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाते हैं। तो पहली RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी के बाद हम रोगेम इंजेक्शन देंगे।